नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग सीजन ए में आपने कितने सारे इंटरव्यूज देखे है ना। फायदा हुआ ना आपको? ऑफ कोर्स होना ही था, इसी के लिए तो ये वीडियोस बना रहे हैं हम। अब हमने सोचा थोड़ा सा आपको, आपकी नज़रों को थोड़ा एक अलग सा गेटअप दे। तो अभी आप हमारा नया स्टूडियो देख रहे हैं और काम तो हमारा वही रहेगा, सही लोगों को प्रमोट करना। आज हम किसको प्रमोट करने जा रहे हैं पता है? आप लोग लकी हो कि आप उनको आज देखने वाले हो, सुनने वाले हो, आप उनसे मिलने वाले हो। हाँ, आप लोग लकी हो। क्यों लकी की क्या बात है? अच्छा, आपने कोल्ड लस्सी चिकन मसाला वेब सीरीज देखी? उसके कास्टिंग डायरेक्टर कौन थे? नहीं पता? कोई बात नहीं, अभी नई वेब सीरीज होने जा रही है इलीगल सीजन 2। वहां पर भी कास्टिंग डायरेक्टर का नाम आप पढ़ लीजिएगा। कास्टिंग डायरेक्टर है लकी गौतम जी एंड वी आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने भी इनके साथ काम किया है और आज लकी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तो लकी जी आज आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने सुनी नहीं होगी। तो वो जो लकी जी आपका स्वागत है। हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, प्लीज़ उन्हें बताइए। थैंक यू पिपुल जी एंड नमस्कार, मेरा नाम लकी गौतम है एंड मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। लगभग 5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ इंडस्ट्री में काम करते करते और मैं ग्वालियर एमपी से बिलोंग करता हूँ। सो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, स्ट्रगल भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अच्छी और बुरी दोनों। अच्छे लोगों का सपोर्ट रहा है, विपुल जी ने बहुत सपोर्ट किया है एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अभी आप कास्टिंग डायरेक्टर हो जी सर। एक छोटा सा सवाल है, हम सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेटर है वो फ्रीलांस काम करता है, तो इसलिए वो एक्टर से कमीशन लेता है, और एक कास्टिंग डायरेक्टर एक अपॉइंटेड होता है बाय अ प्रोडक्शन हाउस और बाय अ चैनल, या ना उसको तो वहाँ से सैलरी मिलती है। तो आजकल कुछ कास्टिंग डायरेक्टर भी कमीशन लेने लगे, ऐसा क्यों? तो मतलब ये एक तरह की फ्रॉड हो गई है। मतलब एक जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर और ये फ्रॉड वाले कास्टिंग डायरेक्टर को पहचाने कैसे? क्योंकि कमीशन मांगने से फिर वो कोऑर्डिनेटर ही हो जाता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर है ही नहीं। हाँ, अब क्या है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन होता है कि प्रोडक्शन हाउस जब फीस नहीं देता आपको, तो आपको उस टाइम पे कमीशन लेना पड़ता है। तो फिर प्रोडक्शन हाउस आपको फीस नहीं देता, तो क्या आपका डेजिग्नेशन एज अ कास्टिंग डायरेक्टर लिख के देने को तैयार है प्रोडक्शन हाउस? हाँ, प्रोडक्शन हाउस वो लिख के देते हैं। रीज़न है उसका कि जब उस टाइम क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि हम अगर कास्टिंग डायरेक्टर कोई है, मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ या किसी और की बात करूँ, अगर वो कमीशन ले रहा है बट अगर वहाँ से फीस नहीं ले रहा है तो उसको बोला जाता है कि भाई आपका कमीशन इसमें से निकालिए। तो हम अगर जो बंदा करवाता है, तो जैसे मैं कोई 3000 में कास्टिंग होती है तो उसका मैं पहले बोलता हूँ कि भाई 3 के बजाय मैं 4 में कास्ट करूँगा आपको। अच्छा, ये आप करते हैं? हाँ, ये नॉर्मली मैं करता हूँ कि मैं 3000 की बजाय उसको 4000 में कास्ट करवाता हूँ। मतलब एक मिनट, मैं समझा नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रोडक्शन हाउस अभी आपको कास्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट करती है बट प्रोडक्शन हाउस आपको सैलरी नहीं देती, तो इन दैट केस आप आर्टिस्ट के पास से कमीशन लेते हैं, बट क्या करते हैं आप उसका बजट बढ़ा देते हैं, तो आर्टिस्ट का नुकसान नहीं हो रहा है? कंफर्म। मतलब ये मेरे को जानना था। हाँ। मतलब जो आप बोल रहे हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर अगर है और कमीशन भी मांग रहा है, तो वो आपको अपना जो कमीशन है वो रेट बढ़ा के दे सकता है। ऑफ कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक दर्शकों को ये जानना चाहिए कि अगर कोई खुद को कास्टिंग डायरेक्टर कहता भी है और आपसे कमीशन भी लेता है, कोई बात नहीं, आप अपने बजट को बढ़ा के दीजिएगा, ठीक है? 3000 के बजट से 5000 कीजिएगा, 5000 में उनका अगर 20% जाता भी है, फिर भी आपके हाथ में 4000 आता है। सही बोला ना? हाँ। बस सर लकी जी, मेरी ये कोशिश है, जो आपने देखा इंडस्ट्री के सही लोग, मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरी इंडस्ट्री तो बदल नहीं सकता, बट अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि जो नए आने वाले लोग हैं वो गलत जगह ना फंसे और उनको आप जैसे सही लोगों की पहचान हो। थैंक यू सो मच सर, अगर आपने मुझे ये समझते हैं तो। नहीं, आप उसके लायक हैं, आप सही है, इसलिए तो आप आज इधर हैं। और अब मैं चाहूंगा कि आपने अब तक कौन सा कास्टिंग किया है, आप दर्शकों को बताएं, उनको पता तो चले कि लकी जी ने क्या क्या कास्टिंग किया है, दर्शकों को आपकी तरफ से पता चले। ओके, सो पहला शो मेरा था जय जय बजरंगबली, सहारा बन जब चलता था। उसके बाद फिर मैं मनोज सर को असिस्ट कर रहा था, मनोज रमोला को, तो मैंने उनके साथ विनीयार्ड प्रोडक्शन का एक शो था वारिस, वो किया एज असिस्टेंट। उसके बाद फिर मैं राम गोपाल वर्मा में था एज असिस्टेंट, साहिल सैयद को असिस्ट किया मैंने। राम गोपाल वर्मा में आप थे? जी। वाह।
तो मैंने उनको असिस्ट किया साहिल सर को। उसके बाद साहिल सर ने किसी वजह से छोड़ा था, तो फिर उन्होंने मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किया था, तो मैं वहाँ पे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी था बाद में। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है मुझे मतलब इस लाइन में आगे लाने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने उनकी फिल्म्स की क्या कहते हैं राम गोपाल वर्मा की 3 फिल्में थी, जिनमें से एक रेत थी, रेत रिलीज़ हो चुकी है साउथ में किसी और नाम से। ओके। हाँ, और अपने वो एक और फिल्म थी शिवा करके, शिवा, हाँ हाँ, जो अभी रिलीज फ्लॉप हो गई थी, वो भी की थी मैंने। ओके। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर एक ऐड किया था अमिताभ बच्चन सर के साथ, जो सोलर ऊर्जा के लिए, तो किसी वजह से रिलीज़ नहीं हो पाया है। ओहो, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम किया हुआ है? जी, बहुत बढ़िया। बाय ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ सर, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने एक सरमन जोशी को भी कास्ट किया एक ऐड में, कॉर्पोरेट ऐड था विनय इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें कास्ट किया। उसके बाद आपके साथ भी ऐड किया था। हाँ, मेरे साथ भी ऐड किया था। मैं भी खुश नसीब हूँ कि मैंने इनके साथ एक ऐड किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। IPL के लिए ऐड किया था अपन ने। और उसके बाद फिर ये अभी शो चल रहा है, राजन करके मेरा दोस्त है, ओके। तो उसके साथ भी कभी कभी काम कर लेता हूँ। ओके, कास्टिंग डायरेक्टर। बहुत बढ़िया। सो ही इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस पर्सन। ओके। तो उनने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो BBC वर्ल्ड वाइड में BBC में, ओके। हाँ, BBC वर्ल्ड वाइड में था मैं, कैसी हैं यारियाँ, गर्ल्स ऑन टॉप के टाइम पे। तो राजन को ही असिस्ट कर रहा था मैं, राजन कास्टिंग डायरेक्टर था। मैंने बहुत लोगों को असिस्ट किया, तो अच्छे लोग मिले हैं मुझे असिस्ट करने के लिए। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ। अच्छा सर, आप फिल्मों की भी कास्टिंग करते हैं, आप वेब सीरीज की भी करते हैं, आप सीरियल्स की भी कास्टिंग करते हैं। ये तीनों की जो कास्टिंग करते हैं, वो तीनों में कोई फ़र्क है या सब तीनों एक ही है? देखिए क्या है ना कि फिल्म्स, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है फिल्म्स को लेके और वेब सीरीज़ को लेके और सीरियल को लेके, सीरियल में क्या होता है, कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्टर होता है। सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्टर होता है? हाँ। मतलब आप समझाएंगे? हाँ, ऑप्शन सेलेक्टर बोले तो क्या कहते हैं, वो एक ऑप्शन, मतलब मान लो एक कैरेक्टर को उसने 10 ऑप्शन निकाले हैं, और 10 ऑप्शन वो निकाल के वो फाइनल नहीं करता। कास्टिंग डायरेक्टर फाइनल नहीं करता, और ना ही ये बोलता है कि ये फाइनल करो। ओके। ठीक है, वो अपने क्रिएटिव को भेजता है, क्रिएटिव चैनल को भेजता है, वो प्रोसेस होती है, चेन होती है। ओहो। चैन के बाद चैनल से सेलेक्ट होता है, उसके बाद वहाँ से आता है कास्टिंग डायरेक्टर, फिर कंफर्म करता है एक्टर को। ओके। तो ये काम टीवी में होता है। बट इन फिल्म्स और वेब सीरीज़ में क्या होता है कि एक या तो कास्टिंग डायरेक्टर अलग ही क्रिएटिव से बात कर होता है, क्रिएटिव फाइनल कर देता है कि भाई मैंने कास्टिंग दी है, मैंने ये 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, आप देख लीजिए सर। ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके, तुम्हें ठीक लग रहा है तो ओके जाता है। फिल्म्स में हम लोग ऑडिशन करते हैं प्रॉपर तरीके से। एक ऑप्शंस पहले फोटो पे सेलेक्ट हो जाते हैं कि भाई ठीक है, ऑडिशन दिखा दिए डायरेक्टर को। वहाँ क्या कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर मोस्ट प्रॉब्ली 1-to-1 ही रहता है। वेरी गुड। हाँ, तो डायरेक्टर ने कास्टिंग डायरेक्टर ने डायरेक्टर को दिया, उन्होंने बोला ठीक है ये 4 ऑप्शन है और मुझे लग रहा है कि ये तू बता कैसा है। तो कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है और वहाँ पे लॉक हो जाती हैं चीज़ें। बहुत बढ़िया। दोस्तों, कास्टिंग सीरियल्स में कितने लेवल पे होती है देख लिया। इन्होंने ऑप्शंस भेजे, ऑप्शंस कहाँ गए? क्रिएटिव के पास। क्रिएटिव ने ऑप्शन भेजे चैनल के पास, चैनल से ग्रीन सिग्नल आता है, तभी आप सिलेक्ट होते हो। तो ये वहाँ की बात है। जबकि सीरियल्स के अलावा फिल्म्स और वेब सीरीज में जाते हैं तो प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि वहाँ चैनल नहीं आता। हाँ। डायरेक्ट आप डायरेक्टर के साथ बातें करते हैं। ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता और किसी गलत फहमी में किसी के साथ गलत बातें हो जाए। उससे अच्छा यू शुड नो दिस। बहुत अच्छी बात सर। अच्छा, अब लकी जी, जो हमने जो मुहिम उठाई है कि हम रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध है, हम वो आर्टिस्ट कार्ड, क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड का तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2017 में कि आर्टिस्ट कार्ड ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप देख रहे हो कि आर्टिस्ट कार्ड लोगों ने दुकान खोल कर रखी है, जिसके पास कोई काम नहीं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, अपनी कमाई करने के लिए आपको रोल दे देता है कि सर आप रोल में फाइनल हो गए हो, और जब आप एकदम खुशी के मारे झूम उठते हो फिर बोलते सर आपका एक छोटा सा तकलीफ है, आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। तो आपको जब इतना बड़ा गाजर दिखा दिया, इतना बड़ा हलवा दिखा दिया, तो अभी आप बोलोगे यार एक आर्टिस्ट कार्ड के लिए मेरा काम क्यों जा रहा है। तो लोग आर्टिस्ट कार्ड के वो पैसे दे देते हैं, जैसे वो पैसे दिए वो बंदा फ़ोन उठाना बंद कर देता है। तो आर्टिस्ट कार्ड की दुकान खुली है। फिर वो आजकल पेड कास्टिंग की बातें हो रही है। और चौथा तो आपको पता है सबसे घटिया चीज़ जो हमारी इंडस्ट्री में, कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से जो चीज़ पे आप प्रकाश डाल सको, हमारे आर्टिस्टों को ये पता चलना चाहिए कहाँ नहीं फंसना है, और आपसे बेहतर ये कोई बता नहीं सकता। देखिए, आपने 4 चीज़ें बोली हैं कि एक रजिस्ट्रेशन, दूसरा कमीशन, तीसरा आर्टिस्ट कार्ड, और चौथा कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, पेड कास्टिंग भी। हाँ, क्योंकि कमीशन मैं मानता हूँ कि कमीशन एक कोऑर्डिनेटर का हक है,
मैं आर्टिस्टों को खुद विनती करता हूँ कि आप कभी कोऑर्डिनेटर का कमीशन मत मारिएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेटर उसी के तो ऊपर जी रहा है। वो फला फला कैरेक्टर में जब तुम शूट करने जाते हो तो लोगों को लगता है अरे शूट तो मैंने किया, मेहनत मैंने की, तो मैं कोऑर्डिनेटर को क्यों कमीशन दूँ। तो मेरा ये कहना है कि वो जो कैरेक्टर जो आप शूट करने गए थे वो आपको कहाँ पता था कि वो कैरेक्टर आपके लिए फिट है, वो कोऑर्डिनेटर ने आपको भेजा। ये बेसिकली ईमानदारी की चेन है। आप हाँ। ईमानदारी से चलोगे तो आपको वो सामने वाला काम देगा, बिल्कुल नहीं कर चलोगे, देखो क्या है ना कि आपको जो बंदा काम दिला रहा है ना, एक काम दिला रहा है, वो शायद हो सकता है आपको दूसरा भी दिला सकते हैं, तीसरा भी दिला सकते हैं, बट आपका पहला ही रिलेशन खराब हो जाएगा तो डेफिनेटली दोबारा काम नहीं दिलाएगा। और नहीं तो फिर वो बंदा ब्लैकलिस्ट भी हो जाता है, क्योंकि जैसे आपका ग्रुप है पूरे कोऑर्डिनेटर्स और कास्टिंग, तो आप एक बार उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हो तो और कोई भी उसको काम नहीं देगा। तो जब 2010 में मुंबई आया था पहली बार, तो मुझे एक्चुअली में किसी ने बोला कि भाई तुम एक्टर बन जाओ। यहाँ बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आते कि एक्चुअली में उन्हें एक्टर बनना होता है या उन्हें एक्टिंग आती है। बहुत सारे लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनके आसपास के सराउंडिंग जो लोग होते हैं ना, वो उसे पिंच मार मार के, नहीं तू बहुत अच्छा दिखता है, तू बहुत एक्टिंग कर लेगा, क्योंकि वो डायलॉग मार लेता है खड़े खड़े कहीं पे भी, तो लोग बोल बोल के उसको बोलते हैं भाई तू एक्टर बन जा। एक मिनट, हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप 4 दोस्तों को चाय पिलाओ या सिगरेट पिलाओ गले के नुक्कड़ पे खड़े खड़े, तो आपने चाय पिलाई है, वो चाहते हैं कि आप उसको रोज़ चाय पिलाओ, तो वो आपको चढ़ाएंगे, बहकाएंगे। किसी की बातों में मत आओ, किसी के कहने से तुम एक्टर नहीं बन सकती, ये आपने उनकी ज़ुबान से सुन लिया। आप में अगर टैलेंट है, आप में अगर वो जज्बा है और आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप बोले सर मैं गरीब हूँ और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, प्लीज़। क्यों? इंडस्ट्री नहीं कह रही है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब बम्बई आते हो, यहाँ रहते हो, रहने के, खाने के, पीने के खर्चे जितने हैं, आपको काम उतना जल्दी नहीं मिलने वाला। आप सोचोगे आज मैं स्टेशन पे उतरा, कल आपको कोई बड़े प्रोड्यूसर की गाड़ी लेने आएगी, परसों से शूट शुरू होगा, नहीं। आपके जैसे हज़ारों नहीं लाखों लोग यहाँ हैं, तो उन सब का खर्चा कहाँ से निकलेगा? और गरीब घर के हैं और खर्चा तो नहीं निकल रहा है, फिर लोग गलत रास्ता अपनाते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप गरीब हैं और आप समझ रहे फिल्म लाइन में आने के बाद आप करोड़पति बन जाओगे, प्लीज़ सच्चाई से जानिए, ये नहीं होने वाला। तो ये पहली बात उनसे जान ली, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो किसी के कहने से कि अरे तू चिकना दिखता है, तू तो सलमान खान दिखता है, तू तो शाहरुख खान, ना 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 ना, आप अपने आप पे विश्वास करो, किसी की बातों पे मत जाओ। सॉरी, बैक टू हिम। हम आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं कि भाई हम आपका क्या बोलते हैं मोटिवेशन कम कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। डिमोरलाइज नहीं करना है। कई लोग बोलते हैं सर हमारे जज्बात को आप कुचल रहे हैं। भाई जज्बात और जिंदगी दोनों में कीमती क्या है? आप अपने जज्बात को जिंदा रखने के लिए क्या आपके घर वालों की जान लोगे? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि जज्बात को जिंदा रखने के लिए अभी मेरे पैसे खत्म हुए, माँ बाप को ले पैसे भेज दो। माँ बाप ने बेचारे बचत की है, वो पैसे अपने बुढ़ापे के लिए रखे होंगे, वो भेज देते हैं, फिक्स डिपॉजिट तोड़ देते हैं, शेयर बेच देते हैं, गहने भी बेच देती है। और आप अपने जज्बात के लिए दौड़ रहे हो। किसके सपने चूर कर रहे हो? घर वालों के। मतलब आप अपने जज्बात के लिए 4 लोगों की जान लोगे, माँ बाप बीवी बच्चे? ना ना ना, ऐसे जज्बात कोई काम के नहीं। एम आई राइट सर? प्लीज़। हाँ, तो मैं उस पर ही आ रहा था कि हम आपको डिमोरलाइज या आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो काम चुनिए जिसमें आप माहिर हैं। बिल्कुल। आप अगर एक्टर अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, आप जो भी कैरेक्टर लेते हैं उस कैरेक्टर को अच्छे से जी लेते हैं, तो आप आइए, मेहनत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसा कि सर ने कहा, सबसे पहले आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आप इतना रेंट, इतना खाने का, इतना निकाल सकते हो इतने टाइम में। क्योंकि क्या है ना कि हम मतलब एक प्रैक्टिकली बात करते हैं कि आप बचपन से लेके कम से कम 20 साल तक हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, किसके लिए? नौकरी करने के लिए। बिल्कुल। तब जाके हम उस लायक बनते हैं। इंडस्ट्री भी सेम वैसी ही है। आप यहाँ आते हो, जिस दिन पैदा होते हो इंडस्ट्री में, उस दिन से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो उस पढ़ाई को कभी हो सकता है कि आपका वो 6 महीने का कोर्स आपको सक्सेस दिला दे, कभी आपका हो सकता है कि वो 1 साल का कोर्स आपको सक्सेस दिला दे, कभी कभी आपको पूरे 10 साल भी लग सकते हैं। और यहाँ पे तो बहुत किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए 1 पीढ़ी देनी पड़ती है। तो अगर एक पीढ़ी देनी पड़ती है, एक पीढ़ी आप देनी जो पड़ती है। बड़े बड़े नाम सुन रहे हैं, कपूर फैमिली बोलो, बच्चन फैमिली बोलो, ये तो इनका स्टेटमेंट आपने सुन ही लिया होगा। समझ गया आप? कितना देना पड़ता है? 1 हफ्ता, 1 साल। सर लोग एकदम है ना बेताब हो जाते हैं। मतलब मेरे जो ऑडिशन ग्रुप है, मैंने सबको मैसेजेस भेजे, सबको मैंने प्रोफाइल भेजा, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। 2 दिन में वो रेस्टलेस हो जाते हैं। तो ये आप सुन लीजिएगा। पेशेंस बहुत मैटर करता है। आप अगर एक्टर हैं,
एक्टर बनना चाहते हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ है आपका हार्डवर्क। आप दिन में ऑडिशन बाहर देने जाते हैं नहीं जाते तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप दिन में अपने ऊपर कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितनी बार खुद को देख के उस डायलॉग को प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार डायलॉग प्रैक्टिस करते हैं, उस कैरेक्टर को कितनी बार जी रहे हैं। आप ऑडिशन देने जा रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो बाद में मैटर करता है, पहले आप खुद को ये देखिए कि मैं कितने अच्छे तरीके से इस डायलॉग को परफॉर्म कर पा रहा हूँ घर पे। तो अगर एक चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है कि मैं डायलॉग परफॉर्म कर पा रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद ऑडिशन देने जाइए। और ऑडिशन में भी क्या होता है कि आपने एक ऑडिशन दिया, 2 ऑडिशन दिया, 100 ऑडिशन दिया, सोच लिया कि नहीं यार मुझे तो काम ही नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं है। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके उस डायलॉग डिलीवरी में कमी है, आपकी उस एक्टिंग में कमी है, आपके वेरिएशंस में कमी है, आपके इमोशंस में कमी है, तो जिसकी वजह से आपको काम नहीं मिल पा रहा है। Hi guys, myself actress Garima Agarwal, and I'm very happy to join you all today and share something with you all. And I would like to tell that I am the subscriber of Vipul Bhatt Audition Group. तो आज दोस्तों मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले 1 साल से मैं विपुल भट्ट ऑडिशन ग्रुप की मेंबर हूँ, और कुछ चीजें जो मैंने इस 1 साल में महसूस की वो आपको बताना चाहती हूँ। पहले भी मैं ऑडिशन दिया करती थी, पहले भी मैंने इंडस्ट्री में काम किया। आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस 2016, बट लास्ट ईयर जब मैंने विपुल भट्ट जी का ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन किया तो अचानक से मेरी लाइफ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई, बिकॉज द एफर्ट्स ही पुट्स इन हिज ऑडिशन ग्रुप, दैट इज ओनली द सोल एफर्ट। कितना अच्छा होता है कि आपको रात को ही सारे मैसेज मिल जाते हैं, एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू कैन प्लान योर डे वेयर यू हैव टू गो फॉर द ऑडिशन, ईदर यू हैव टू गो टू ज्वाइन द ऑडिशन और नॉट, यू आर गोइंग टू स्टे एट होम एंड जस्ट यू हैव टू मेल योर प्रोफाइल और सेंड योर प्रोफाइल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो जब मैंने विपुल भट्ट जी का ये ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने उसको जब चेक करना शुरू किया तो मुझे 1-2 दिन के अंदर ही समझ में आ गया कि काश मैं इस ग्रुप से पहले ही जुड़ गई होती तो मैं इतना सिस्टम के साथ में काम कर सकती थी। तो मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ विपुल भट्ट जी के इस ऑडिशन ग्रुप को कंडक्ट करने के उस सिस्टमैटिक तरीके को, जिस तरह से वो इस ग्रुप को लेकर चलते हैं। Actually, what I feel that he doesn't feel that he is running or carrying a group for the actors. No doubt, these auditions updates are very, very useful for we actors. कि हमें कहाँ ऑडिशन देना है, कहाँ जाना है, इसमें कोई भी कभी कोई फेक पोस्ट नहीं होता। सभी ऑडिशंस हमेशा काम के होते हैं, वर्थफुल होते हैं। वो सब बेनिफिट तो हम एक्टर्स को मिल ही रहे हैं। But moreover, if you have your schedule early in the morning, then you can easily line up कि आपको किस तरह से अपने काम को शुरू करना है। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद मुझे फील हुआ कि इट्स very, very good thing, and Vipul ji is really pouring his soul in all the updates he is giving to the actors. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से मैंने विपुल भट्ट जी का ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन किया है, मेरी लाइफ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। मैं ज्यादा मेल कर पाती हूँ अपनी प्रोफाइल को, मैं व्हाट्सएप पर अपना प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा सेंड कर पाती हूँ, और क्योंकि कोई फेक पोस्ट नहीं होता तो उसके एडवांटेज मुझे अपने वर्क प्रोफाइल को बढ़ाने में मिले हैं। द अदर थिंग इज दैट कि जब आप घर पर होते हैं, मीन्स जब आपका बाहर जाने का मन नहीं होता, या फिर आप शूट पर होते हैं, जब आप ऑडिशन के लिए जा ही नहीं सकते, तो विपुल भट्ट जी के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं, यू कैन सेंड योर प्रोफाइल ऑन दैट। और मुझे ऐसा भी बेनिफिट मिला है कि मैं क्योंकि शूट कर रही थी आउटडोर में, आई वॉज नॉट अवेलेबल इन मुंबई, लेकिन क्योंकि मैं इस ग्रुप से जुड़ी हुई थी तो मैं मुंबई से बाहर रहकर भी काम कर सकती थी। तो मैंने अपना प्रोफाइल सेंड किया,
the guy contacted me, the casting person contacted me, and I just shared that I'm out of Mumbai and I'm not able to attend the audition. तो उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट भेजी और रेफरेंस वीडियो भेजा. मैंने अपना रेफरेंस ऑडिशन बनाकर अपडेट किया उनको और उसके थ्रू मुझे एड मिला. सो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से कहना चाहती हूं कि विपुल जी इस ग्रुप को कंडक्ट करने में अपना पूरा हार्ट एंड सोल एफर्ट्स कर रहे हैं. एंड आई डोंट थिंक कि आई कैन डिस्क्राइब ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस ग्रुप ओनली इन द वर्ड्स और इन द पैराग्राफ. बस यही कहना चाहती हूं कि विपुल जी के इन एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूं और चाहती हूं कि सभी एक्टर्स और सभी एक्ट्रेसेस को इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए और इन बेनिफिट्स को जरूर लेना चाहिए.